दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज है हमारी वन शॉट लेक्चर सीरीज का डे 9th और आज हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 9, हमारा लास्ट चैप्टर, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। बोले तो इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। देखो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम इंडिया के डेवलपमेंट एक्सपीरियंस को स्टडी करेंगे और कंपैरिजन करेंगे हमारे दो पड़ोसी मुल्कों के साथ में, पाकिस्तान और चाइना के साथ में। तो आज हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा वन शॉट के अंदर। देन कल हमारी स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी का लास्ट डे है। कल हम हमारी पूरी बुक का रिवीजन करेंगे, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। शुरू करें। देखो सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत होती है एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ में। सबसे पहले बात आती है इंडिया और पाकिस्तान इंडिपेंडेंट नेशंस कब बने, 1947 के अंदर। हम लोग एक दूसरे से ही हम अलग अलग हुए हैं। तो इंडिया अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है 15 अगस्त को। हमसे एक दिन पहले पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है 14 अगस्त को। तो हम आजाद हुए 1947 के अंदर। और सेम इसी तरह से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कब स्टैब्लिश हुआ, हमसे 2 साल बाद में 1949 के अंदर। जैसे हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोलते हैं ना, सेम ऐसे ही है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। समझ में आ गया। अब देखो तीनों ही कंट्रीज ने अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए किसका सहारा लिया, प्लानिंग का सहारा लिया। जैसे इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था, याद करो 1951 के अंदर। चाइना का फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया हमसे 2 साल बाद में 1953 के अंदर। और पाकिस्तान का फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया चाइना से भी 3 साल बाद में 1956 के अंदर। आज पाकिस्तान के 5 ईयर प्लान्स को हम 5 ईयर प्लान्स नहीं बोलते, हम बोलते हैं मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान्स। तो तीनों कंट्रीज ने प्लानिंग का सहारा लिया और तीनों कंट्रीज ने ही अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए मेजर रोल किसे सौंपा, पब्लिक सेक्टर को, यानी कि सरकार को। कि मेन रोल पब्लिक सेक्टर का होगा, सरकार का होगा। प्राइवेट सेक्टर का रोल कैसा होगा, सेकेंडरी होगा, बाद का होगा। क्लियर हो गया इतना इंट्रोडक्शन। अब देखो हम वन बाय वन तीनों कंट्रीज की डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। सबसे पहले इंडिया की बात करते हैं। तो इंडिया में ऐसा कुछ कमाल पढ़ना नहीं है, जितना भी हम इस पूरी बुक के अंदर पढ़कर आए ना, सिर्फ हमें उसका एक रिवीजन करना है। तो देखो इंडिपेंडेंस के बाद में हम लोगों ने कैसी इकोनॉमी अपनाई, मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई। मतलब पूरी तरह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी नहीं अपनाई जिसमें सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही होता है, पूरी तरह से सोशलिस्ट इकोनॉमी भी नहीं अपनाई जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही होता है। हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई जिसमें हमें कैपिटलिस्ट के भी सारे फायदे मिल जाते हैं, सोशलिस्ट के भी सारे फायदे मिल जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने मेजर रोल किसे दिया, मेजर रोल हम लोगों ने दिया पब्लिक सेक्टर को, यानी कि सरकार को, स्टेट को हम लोगों ने मेन रोल दिया। प्राइवेट सेक्टर का रोल हम लोगों ने कैसा रखा, सेकेंडरी रखा, बाद का रखा। कि प्राइवेट सेक्टर को अगर कोई इंडस्ट्री खोलनी है तो प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस लेना पड़ेगा। समझ में आया। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने 5 ईयर प्लान्स बनाए हमारी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। हम लोगों का फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1951 के अंदर और ऐसे करके हम लोगों ने टोटल 12 5 ईयर प्लान्स बनाए। हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान आया था 2012 के अंदर, जो एंड हुआ था 2017 के अंदर। आज हम कोई 5 ईयर प्लान्स नहीं बनाते, तो हम लोगों ने 5 ईयर प्लान्स बनाए, प्लानिंग को इंपॉर्टेंस दी, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी को अपनाया कि भाई ऐसे ग्रोथ करो कि हमारा वीकर सेक्शन भी आगे बढ़े। सिर्फ रिचर सेक्शन से मतलब नहीं है, हमें हमारे वीकर सेक्शन को भी उठाना है। और इंडिया ने एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी थी, हम लोगों ने पढ़ा था ना 1950 से 1990 वाला चैप्टर, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम लोगों ने इंपोर्ट बहुत करना कम कर दिया था। जिन चीजों का हम इंपोर्ट कर रहे थे वैसा का वैसा क्लोज सब्स्टिट्यूट हम हमारी कंट्री में बनाने लग गए थे, ताकि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचे, यूएस डॉलर बचे। तो हम लोगों ने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी यानी कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करा। एग्रीकल्चर में भी हम लोगों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन देखा था, HYV सीड्स को यूज करा, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हुआ। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर भी अलग अलग तरह की हैवी इंडस्ट्रीज खुलने लगी थी, जैसे आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज खुलने लगी। टाटा आया था, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इस तरह से अलग अलग इंडस्ट्रीज खुलने लगी, तो सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन 1990 के एंड में आते आते हम लोगों ने देखा कि हमारी इकोनॉमी तो कर्जे में डूबने लग गई। बहुत सारा हमारे देश के ऊपर कर्जा था, हमारे फॉरेन करेंसी के जो रिजर्व थे, जो यूएस डॉलर का रिजर्व था, वो धीरे धीरे गिरने लग गया। हमारे जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे, गवर्नमेंट के एंटरप्राइजेस थे, वो लॉसेस के अंदर जा रहे थे।
और तब हम लोगों ने देखा यार कुछ तो करना पड़ेगा। उस टाइम पर सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव जी की, फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। इन्होंने सब कुछ बदल दिया और 1991 के अंदर ये लोग लेकर आते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था ना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आते हैं जिसमें 3 चीजें आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जो हमारी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी थी, जो अभी पीछे देखा, उसे हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी के अंदर, कि अब इंडिया खुलकर अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट करके यूएस डॉलर कमाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने सब कुछ चेंज करा। अब आज की डेट की अगर हम बात करें, आज हम कोई 5 ईयर प्लान्स नहीं बनाते हैं। हमारा आखिरी 5 ईयर प्लान 2012 में आया था, 2017 में एंड हो गया था। जो प्लानिंग कमीशन हमारा 1950 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था आजादी के बाद में, उसकी जगह पर भी अब नया आ गया है जिसका नाम है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आज हमारी कंट्री के अंदर मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग सारी चीजें डिसाइड करी जाती है। डिमांड और सप्लाई का सारा खेल है, सरकार बीच में इंटरफेयर नहीं करती। समझ में आ गया? तो ये तो रही हमारी इंडिया की इकोनॉमी, जो हम लोगों ने सिर्फ रिवीजन करा है, पूरी किताब में हम पढ़ के आए हैं। अब अगली बात आती है चाइना की डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं। चाइना ने कैसा पाथ अपनाया, कैसी स्ट्रैटेजी अपनाई, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो देखो, जिस तरह से हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई, चाइना ने अपनाया स्टेटिज्म। स्टेटिज्म का मतलब होता है कमांड इकोनॉमी। देखो, कमांड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पर प्राइवेट सेक्टर का कुछ भी नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर के पास में तो खुद का लैंड तक नहीं होता है। सारे रिसोर्सेस, चाहे वो लैंड है, चाहे वो गाड़ी घोड़े हैं, सारे रिसोर्सेस पर किसका राइट होता है? सरकार का राइट होता है। ओनरशिप ऑफ ऑल रिसोर्सेस वेस्ट विद द स्टेट। सारे रिसोर्सेस पर किसका राइट है? गवर्नमेंट का राइट है। और सारे डिसीजंस भी सरकार ही लेती है, गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है क्या प्रोड्यूस करना है, कौन कैसे प्रोड्यूस करना है, और गुड्स बना के किसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस तरह की इकोनॉमी अपनाई चाइना ने, यानी कि स्टेटिज्म, कमांड इकोनॉमी। अब देखो, जो चाइना के डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी है उसे हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करते हैं। एक है प्री 1978 पीरियड, 1978 से पहले क्या हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक है पोस्ट 1978 पीरियड, की 1978 के बाद में क्या हुआ। तो देखो, जब हम प्री 1978 पीरियड बात करते हैं तो 2 चीजें हुई थी। एक है ग्रेट लीप फॉरवर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा यहां से। और दूसरा है ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। 1 बाय 1 देखो, लीप का मतलब होता है छलांग लगाना, ग्रेट लीप फॉरवर्ड का मतलब है बहुत ही ऊंची छलांग लगाना, ऐसी छलांग लगाना कि सबको पीछे छोड़ देना। तो देखो, ये जो कैंपेन है ना, जीएलएफ, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन है, ये आया था 1958 के अंदर, और इसकी शुरुआत करी थी माओ जेडोंग ने। माओ जेडोंग कौन थे? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे। माओ जेडोंग ने इस मूवमेंट की स्टार्ट करी, इस कैंपेन की शुरुआत करी। इसका मकसद क्या था? इनका कहना था हमें चाइना की इकोनॉमी को सबसे आगे लेकर जाना है, एक बहुत ही ऊंची छलांग लगानी है, हमें चाइना को नंबर 1 कंट्री बनाना है, सबसे आगे लेकर जाना है। तो इस मूवमेंट में हुआ क्या? इस मूवमेंट के अंदर था कि भाई हमें चाइना के अंदर बहुत ही तगड़ा वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज खोलनी है, हमें चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, चाइना को सबसे आगे लेकर जाना है। और इसके लिए माओ जेडोंग लोगों से कहते हैं, अर्बन एरियाज के अंदर लोगों से कहते हैं कि आप अपने घर के बैकयार्ड में, आपके घर के जो पीछे वाला हिस्सा है ना, खाली हिस्सा है, सब लोगों से कहते हैं उस हिस्से के अंदर इंडस्ट्रीज खोलो, आयरन और स्टील बनाओ। आपके पास में मशीनें नहीं है तो चाहे भट्टी पर बनाओ, लेकिन आयरन और स्टील बनाओ। ये इमेज देखो, इस तरह से लोगों से बोला गया कि आप अपने घर के बैकयार्ड के अंदर इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करो। तो इस तरह से कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। और इस काम के लिए चाइना ने रशिया से कुछ एक्सपर्ट्स भी बुलाए थे, और ये एक्सपर्ट्स चाइना को हेल्प कर रहे थे इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर। ये काम हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। वहीं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर माओ जेडोंग कहते हैं कि अब से कोई भी इंडिविजुअली फार्मिंग नहीं करेगा, एक आप काम करो, आप सब ग्रुप में फार्मिंग करो, ग्रुप्स बनाओ। और इन ग्रुप्स को बोला गया कम्यून्स, इस सिस्टम को बोला गया कम्यून सिस्टम। ग्रुप का मतलब है कम्यून, कि कम्यून्स बनाओ। जितनी भी फार्मिंग पॉपुलेशन थी, उस पूरी फार्मिंग पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। टोटल 26,000 ग्रुप्स बनाए, बोले तो 26,000 कम्यून्स बनाए कि अब से आप ग्रुप में फार्मिंग करोगे। तो ये था जीएलएफ। लेकिन कहीं ना कहीं इस कैंपेन ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करा। एक्चुअल बातें तो मैंने
मैंने आपको डिटेल लेक्चर के अंदर बताई है, वहां से आप देख सकते हो जो एक्चुअली हुआ। लेकिन जो किताबों में लिखा है वो ये है कि चाइना के अंदर बहुत ही तगड़ा वाला ड्रॉट आया था, सूखा पड़ा था, भुखमरी फैल गई थी, हंगर की वजह से लोगों की डेथ हो रही थी और कहीं ना कहीं चाइना के अंदर 30 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी। तो ये GLF कैंपेन कहीं ना कहीं फेल ही हुआ था। और बाद में जब चाइना और रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो रशिया ने जो अपने एक्सपर्ट्स भेज रखे थे, रशिया ने अपने एक्सपर्ट्स को वापस बुलवा लिया। तो ये था हमारा पूरा का पूरा ग्रेट लीप फॉरवर्ड। समझ में आया? दूसरी चीज क्या हुई प्री 1978 पीरियड के अंदर? ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। इसकी भी जो एक्चुअल बातें हैं जो किताबों में नहीं लिखी वो मैंने डिटेल लेक्चर के अंदर बताई है। अभी यहाँ पर वो बता रही हूँ जो आपकी बुक्स में लिखा है, आपको जो एग्जाम में लिख कर आना है। तो ये कैंपेन कब आया? 1965 के अंदर। वही लेकर आए थे माओ जेडोंग, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर। कब शुरुआत हुई थी? 1966 से 67 के अंदर शुरुआत हुई थी। इस कैंपेन में हुआ क्या, जितने भी जो पढ़े लिखे लोग थे या फिर जो स्टूडेंट्स थे, जो प्रोफेशनल्स थे, जो कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, उन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को माओ जेडोंग ने कहां भेज दिया? कंट्री साइड भेज दिया। नाम याद रखना, कंट्री साइड यानी कि गांव भेज दिया कि अब आप गांव में जाके पढ़ाई करके आओ, गांव में जाके आप पढ़ाई करो, गांव में जाके आप काम करो और वहां जाकर हमारा कल्चर सीखो। ये अर्बन एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। और कहीं ना कहीं बोलते भी है कि चाइना के अंदर जो रिसेशन आ रहा था, इकोनॉमी डूबने वाली थी, कहीं ना कहीं इस रिवॉल्यूशन की वजह से चाइना उस रिसेशन से उभर कर निकला। उस रिसेशन को चाइना ने फेस नहीं करा और इसी तरह से कहीं ना कहीं चाइना की इकोनॉमी के ऊपर माओइज्म थोपा गया। यानी कि जो माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी थी, जो थिंकिंग थी, वो कहीं ना कहीं चाइनीज लोगों पर थोपी गई। आज भी वो लोग माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी, थिंकिंग को फॉलो करते हैं। समझ में आ गया 1978 से पहले क्या हुआ? लेकिन 1978 के बाद में सारी चीजें बदल गई। जिस तरह से इंडिया के अंदर 1991 के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, सेम ऐसे ही चाइना में भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चाइना ने भी मार्केट इकोनॉमी को अपनाया कि थोड़ा बहुत प्राइवेट सेक्टर की भी चलेगी। चाइना जिसकी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, दूसरे देशों से कोई लेना देना नहीं था, चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी बना दिया कि अब से चाइना एक्सपोर्ट भी करेगा, इंपोर्ट भी करेगा। आज तो नंबर 1 एक्सपोर्टर है। तो देखो चाइना में ये जो रिफॉर्म्स आए थे ना 1978 के बाद में, इन्हें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है फर्स्ट फेज और एक है सेकंड फेज। फर्स्ट फेज के अंदर जो रिफॉर्म्स आए थे वो सिर्फ और सिर्फ कौन से सेक्टर में आए थे? एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर आए थे। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रुप सिस्टम था, अभी हम लोगों ने पढ़ा, जो कम्यून सिस्टम था, उस कम्यून सिस्टम को खत्म करा गया और जो बड़ा सारा कम्यून लैंड था, ग्रुप्ड लैंड था, उसे छोटे छोटे से पार्ट्स में डिवाइड करके इंडिविजुअल फार्मर्स को अलॉट करा गया। फार्मर्स को लैंड अलॉट करा गया, लेकिन फार्मर्स को उस लैंड की ओनरशिप नहीं दी गई। फार्मर्स को बोला गया आप खेती करो, जो भी इनकम होती है आप अपने पास में रख सकते हो, आप सिर्फ सरकार को टैक्स दो और अपनी इनकम को आप अपने पास में रख सकते हो। तो फर्स्ट रिफॉर्म के अंदर फर्स्ट फेज में चेंजेस आए एग्रीकल्चर सेक्टर में। लेकिन सेकंड फेज के अंदर चेंजेस आए हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस स्टैब्लिश होने लगे और इन प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस ने अच्छा खासा कंपटीशन दिया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, यानी कि जो सरकार के एंटरप्राइजेस थे। चाइना में इन्हें बोलते हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर एक चेंज और आया, ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करा गया। इसका मतलब क्या है? जितने भी फार्मर्स हैं और जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उन्हें कितना परचेज करना है, कितना बेचना है, उनकी क्वांटिटी और कितने में खरीदना है, कितने में बेचना है, प्राइस, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगी? सरकार डिसाइड करेगी। फार्मर्स के लिए और इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए था कि इनकी क्वांटिटी कितना बेचना है, कितना खरीदना है और प्राइस कितने में बेचना है, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगी? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, वो फिक्स्ड रहेगी। उसके अलावा देश में जितने भी अदर ट्रांजेक्शन्स हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स है, बैंकिंग, इंश्योरेंस वगैरह के सारे ट्रांजेक्शन्स, वो मार्केट फोर्सेज और डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। जैसे इंडिया में होते हैं, जिस चीज की डिमांड ज्यादा है वो चीज महंगी हो जाती है, ऐसा ही होता है ना। तो ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम आया कि वो वाली चीजें तो सरकार डिसाइड करेगी फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए, बाकी जितने भी अदर ट्रांजेक्शन्स हैं वो मार्केट फोर्सेज और डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं चाइना का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी सेटअप करे, इसे हम सेज बोलते हैं। इंडिया के अंदर भी है ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। इसका मतलब है रिमोट एरिया के अंदर एक एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है, बैकवर्ड एरियाज के अंदर एक एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये एरिया क्या है? सेज है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है। अगर आप इसमें इंडस्ट्री स्टैब्लिश करोगे तो आपको 5-6 साल तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपका बिजली पानी का बिल भी कम आएगा। अगर आप कोई मशीनरी वगैरह इंपोर्ट करते हो प्रोडक्शन के लिए, उस पर भी आपको टैक्सेस कम देने पड़ेंगे। अगर आपके बिजनेस के अंदर कोई बाहर की कंपनी, फॉरेन कंपनी पैसा इन्वेस्ट करती है तो उस
कंपनी को भी टैक्स कम देना पड़ेगा। तो अगर आप सैज में इंडस्ट्री खोलते हो तो आपको अलग अलग तरह के बेनिफिट्स मिल जाएंगे। सैज के जो रूल्स होते हैं वो कंट्री के अदर एरिया से एकदम डिफरेंट होते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है ताकि बैकवर्ड एरिया का डेवलपमेंट हो सके। तो इस तरह से चाइना ने सैज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी सेटअप करे जैसे इंडिया के अंदर है। समझ में आ गया चाइना का भी। थर्ड आता है हमारे पास में पाकिस्तान। पाकिस्तान में कुछ खास पढ़ने का नहीं है। पाकिस्तान की जो डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी है वो सेम टू सेम इंडिया जैसी है। पाकिस्तान ने भी मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई। हालांकि मेन रोल किसे दिया, पब्लिक सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर का रोल कैसा रखा, सेकेंडरी रखा। जिस तरह से हम लोगों ने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी अपनाई थी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की, पाकिस्तान ने भी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की स्ट्रेटेजी अपनाई कि इंपोर्ट नहीं करेंगे, जिन चीजों का इंपोर्ट करे थे वैसा का वैसा क्लोज सब्सटीट्यूट हमारे देश में बना लेंगे, इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, पाकिस्तान में भी ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। बाद में पाकिस्तान ने क्या करा, कुछ जो कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज थी, आयरन स्टील मशीनों की जो इंडस्ट्रीज थी, पाकिस्तान ने उन्हें नेशनलाइज्ड कर दिया कि ये इंडस्ट्रीज तो अब से सरकार के अंडर आ चुकी हैं, इन इंडस्ट्रीज को सरकार ही चलाएगा, प्राइवेट सेक्टर नहीं चला सकता। लेकिन 1980 के अंदर, ड्यूरिंग 1980s का जो टाइम था, पाकिस्तान ने रियलाइज करा कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो ग्रोथ की स्पीड है वो कहीं ना कहीं डाउन जा रही है, इकोनॉमी डाउन जा रही है। तो पाकिस्तान ने दोबारा से ये जो इंडस्ट्रीज अपने अंडर करी थी ना, इन्हें प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिया, डीनेशनलाइजेशन कर दिया और प्राइवेटाइजेशन करा, यानी कि प्राइवेट के रोल को इंक्रीज करा, पब्लिक यानी कि सरकार के रोल को डिक्रीज करा और बहुत सारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी एनकरेज करा, बढ़ावा दिया। समझ में आ गया, तीनों की डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी समझ में आ गई। मेन क्वेश्चन चाइना से बनता है, चाइना वाले को अच्छे से देखना। आधा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब अगली बात आती है, हम तीनों कंट्रीज को कंपेयर करेंगे, अलग अलग चीजों के बेसिस पर हम तीनों देशों को कंपेयर करेंगे। हम तीनों देशों के अचीवमेंट्स भी डिस्कस करेंगे, तीनों देशों के एक्सपीरियंसेस भी डिस्कस करेंगे, किस बेसिस पर कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स के बेसिस पर, पॉपुलेशन हो गई, सेक्स रेशियो हो गया, डेंसिटी वगैरह हो गया। सेकंड हम कंपैरिजन करेंगे जीडीपी के बेसिस पर और सेक्टोरल चेंजेस के बेसिस पर कि कैसे एग्रीकल्चर से लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में शिफ्ट कर रहे हैं, टर्शरी सेक्टर में शिफ्ट कर रहे हैं। और लास्ट हम कंपैरिजन करेंगे इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के बेसिस पर। तीनों चीजों के बेसिस पर हम कंपेयर करेंगे, हमें यही पता चलेगा चाइना नंबर 1 पर चल रहा है, इंडिया सेकंड नंबर पर है, पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। सबसे पहले बात करते हैं डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की, एक बार यही समझ लो। देखो सबसे पहले पॉपुलेशन की बात करते हैं। देखो ये जो डाटा है वो 2017-18 का डाटा है और ये सबसे लेटेस्ट डाटा है जो आपको हर बुक के अंदर मिलेगा, इससे लेटेस्ट डाटा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम आज एक्चुअल बात करें तो पॉपुलेशन के मामले में इंडिया जो है वो चाइना को पीछे छोड़ चुका है। लेकिन हमारे डाटा के हिसाब से नंबर 1 पॉपुलेशन में सबसे आगे चाइना, सेकंड नंबर पर इंडिया और थर्ड नंबर पर पाकिस्तान। एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हर साल किस स्पीड से इंक्रीज हो रही है, तो पाकिस्तान की एनुअल ग्रोथ सबसे ज्यादा है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत स्पीड से इंक्रीज हो रही है। सेकंड नंबर पर इंडिया आता है, थर्ड नंबर पर चाइना आता है। अब चाइना की पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है क्योंकि चाइना लेकर आ चुका है 1 चाइल्ड पॉलिसी। अब तो बंद हो गई, लेकिन उस टाइम पर चाइना ले आया था 1 चाइल्ड पॉलिसी कि ऑन एन एवरेज आप एक ही बच्चा पैदा कर सकते हो। डेंसिटी का मतलब है भीड़, तो हमें पता है हमारे पास में पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया बहुत कम है, तो इंडिया की डेंसिटी ज्यादा है, यानी कि इंडिया में भीड़ ज्यादा है। चाइना की डेंसिटी सबसे कम है, अच्छी बात है, इतनी पॉपुलेशन है फिर भी भीड़ कम है क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो चाइना का ज्योग्राफिकल एरिया भी ज्यादा है। नंबर 1 पर चाइना है, नंबर 2 पर पाकिस्तान है। इंडिया का बहुत बुरा हाल है, इंडिया में भीड़ ज्यादा है। थर्ड नंबर पर डेंसिटी किसकी है, इंडिया की। सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें कि 1000 मेल्स हैं तो उसके सामने कितनी फीमेल्स हैं, तो देखो चाइना कहीं ना कहीं बेटर है, 949 फीमेल्स तो हैं। फिर पाकिस्तान आता है, इंडिया का हाल सबसे बुरा है, 1000 मेल्स के सामने हमारी कंट्री में 924 ही फीमेल्स हैं। फर्टिलिटी रेट का मतलब है ऑन एन एवरेज एक फीमेल कितने बच्चों को जन्म दे सकती है। सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन स्पीड से इंक्रीज हो रही है। सेकंड नंबर पर इंडिया, थर्ड नंबर पर चाइना आता है क्योंकि चाइना में क्या आ गई थी, 1 चाइल्ड पॉलिसी आ गई थी। अर्बनाइजेशन का मतलब है कितनी % पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में यानी कि शहरों में रह रही है। सबसे बुरा हाल इंडिया का है, चाइना में कम से कम 59% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रह रही है, पाकिस्तान में 37%, इंडिया में सिर्फ 34% पॉपुलेशन ही ऐसी है जो कहां रह रही है, शहरों में रह रही है। समझ में आ गया, तो देखकर समझ में आ रहा है
सही कंडीशन कहीं ना कहीं चाइना की है, सेकंड नंबर पर इंडिया, थर्ड नंबर पर पाकिस्तान। पॉपुलेशन की बात करें तो देखो इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन अगर हम मिला लेना तो वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेशन है 38% पॉपुलेशन तो इंडिया और चाइना में ही रह रही है। इंडिया में 18% पॉपुलेशन रह रही है, चाइना में 20% पॉपुलेशन रह रही है। करंट में इंडिया आगे है, लेकिन ये डाटा 2017-18 का है। पाकिस्तान छोटा सा देश है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी कम है। डेंसिटी की बात करें, भीड़ की बात करें तो देखो अगर चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा है तो चाइना का ज्योग्राफिकल एरिया भी ज्यादा है, तो चाइना की डेंसिटी कम है, भीड़ कम है। इंडिया की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इंडिया में भीड़ ज्यादा है। और ये बहुत ही गलत है, जब डेंसिटी ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, हमें फॉरेस्ट को कट करना पड़ता है, वहां पर रेजिडेंशियल एरियाज, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का लॉस होता है, नेचुरल रिसोर्सेज पर स्ट्रेस पड़ता है। थर्ड आता है फर्टिलिटी रेट। मैंने बता दिया चाइना की फर्टिलिटी रेट कम है, क्योंकि चाइना के अंदर सरकार लेकर आई वन चाइल्ड पॉलिसी। कब लेकर आई, डेट याद रखना, 1979 के अंदर, ताकि चाइना की पॉपुलेशन कम हो सके। इस पॉलिसी के बाद में चाइना की जो ग्रोथ रेट थी ना पॉपुलेशन की, वो काफी हद तक डिक्रीज हुई है। लेकिन 2016 में चाइना ने इस वन चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर दिया। रीजन क्या है, वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से वहां पर बुजुर्गों की संख्या बढ़ने लगी थी और जो यंग लोग हैं, यंग जनरेशन है, उनकी पॉपुलेशन, उनकी संख्या कम होने लग गई थी। और कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो मेल चाइल्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। पता चल जाता है अगर जो वॉम्ब में है वो फीमेल है तो भ्रूण हत्या करवा देते हैं, फीमेल फेटिसाइड करवा देते हैं, मेल चाइल्ड को प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाता है। इसलिए चाइना ने 2016 में इस वन चाइल्ड पॉलिसी को खत्म करा। आज चाइना के अंदर टू चाइल्ड पॉलिसी है, एक फैमिली के अंदर 2 बच्चे हो सकते हैं। फिर है पॉपुलेशन ग्रोथ, मैंने बता ही दिया। फर्स्ट नंबर पर पाकिस्तान की इंक्रीज हो रही है, सेकंड नंबर पर इंडिया, थर्ड नंबर पर चाइना, क्योंकि चाइना के अंदर वन चाइल्ड पॉलिसी आ गया। अर्बनाइजेशन की बात करें तो चाइना के अंदर लगभग 59% लोग अर्बन एरियाज में रह रहे हैं। सेकंड नंबर पर पाकिस्तान, थर्ड नंबर पर क्या आता है, इंडिया आता है। और ये भी शो करता है कि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट है, इंडस्ट्रियल सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में लोग कम काम कर रहे हैं। लास्ट है सेक्स रेशियो, कि अगर 1000 मेल्स हैं तो 1000 मेल्स के कंपैरिजन में कितनी फीमेल्स हैं, तो ये सेक्स रेशियो इंडिया में सबसे कम है। पाकिस्तान और चाइना से अगर हम कंपेयर करें, इंडिया में फीमेल फेटिसाइड देखने को मिलता है। पता चल जाता है कि अगर फीमेल है तो लोग भ्रूण हत्या करवा देते हैं, मरवा देते हैं वोम के अंदर ही, तो ये फीमेल फेटिसाइड बहुत ज्यादा है। समझ में आ गया। तो नंबर 1 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, दैट इज डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। अब सेकंड हमारे पास में आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड सेक्टोरल चेंजेस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड सेक्टोरल चेंजेस, देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले हम जीडीपी की बात करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनुअल ग्रोथ की बात करें कि हर साल जीडीपी किस रेट से इंक्रीज होता है, तो देखो 1980 से 1990 की अगर हम बात करें तो सबसे आगे चाइना था। चाइना का जीडीपी 10.3% से इंक्रीज हो रहा था। सेकंड नंबर पर पाकिस्तान था, 6.3 से इंक्रीज हो रहा था। थर्ड नंबर पर इंडिया था, सबसे बुरा हाल इंडिया का था। लेकिन अगर हम 2015-17 की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर इंडिया, सेकंड नंबर पर चाइना और थर्ड नंबर पर पाकिस्तान आता है। उल्टा हो गया। अब आप एक चीज और देखो, चाइना की एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट डिक्रीज हुई है, 10.3 से 6.8 पर आ गई, डिक्रीज हुई है ना। पाकिस्तान की भी 6.3 से 5.3 पर आ गई, डिक्रीज हुई है। पाकिस्तान के तो हाल अब और भी बुरे हैं। लेकिन इंडिया की ग्रोथ रेट डिक्रीज होने की बजाय इंक्रीज हुई है। समझ में आया। तो हम बोल सकते हैं चाइना की जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इंडिया का जो जीडीपी है वो चाइना के जीडीपी का सिर्फ और सिर्फ 41% ही है। हम कहीं ना कहीं चाइना से बहुत पीछे हैं। लेकिन यहां पर हमें एक चीज समझ में आती है, चाइना और पाकिस्तान की एनुअल ग्रोथ ऑफ जीडीपी डिक्रीज हुई है, देख लिया हम लोगों ने। लेकिन इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीज हुई है। पहले 5.7% थी, अब कितनी हो गई, 7.3% हो गई। तो एक बार रीजन देखो कि चाइना और पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट डिक्रीज क्यों हुई है। सबसे पहले चाइना की बात करते हैं। तो देखो कहीं ना कहीं पूरी ग्लोबल इकोनॉमी, पूरी देश की इकोनॉमीज ही कुछ टाइम के लिए डाउन गई थी। अभी कोविड भी आया, सारी ही इकोनॉमीज डाउन गई हैं। तो कहीं ना कहीं चाइनीज प्रोडक्ट्स की डिमांड भी हर देश के अंदर कम हो गई है। धीरे धीरे हम भी चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन करने लगे हैं। कहीं ना कहीं प्रोपेंसिटी टू सेव इंक्रीज होने लगा है, लोगों के अंदर सेविंग हैबिट्स डेवलप होने लगी हैं, लोग खर्चा कम करते हैं। चाइना के अंदर जो इतना ज्यादा करप्शन है, इतने क्राइम्स हैं, ये भी एक कारण है। वहां के जो स्किल्ड लेबर है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो दूसरी कंट्रीज में जाकर काम करना चाहते हैं जहां पर सरकार फ्रीडम दे, तो वो दूसरी कंट्रीज में माइग्रेट हो रहे हैं। वहां के जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो भी अपने देश में, चाइना में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, वो दूसरे देशों
देशों में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पर सरकार का इंटरवेंशन मिनिमम हो, कम से कम हो, वहां का एनवायरमेंट भी धीरे धीरे खराब हो रहा है, जीडीपी का एक अच्छा खासा प्रपोर्शन एनवायरमेंट को मेंटेन करने पर सरकार को खर्च करना पड़ता है। दिस इज द रीजन चाइना की ग्रोथ रेट डाउन गई। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट तो कम है ही, साथ में दूसरी कंट्रीज भी पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कम है, करप्शन बहुत ज्यादा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कभी भी सरकार ब्रेकडाउन हो जाती है, कभी भी सरकार वहां पर गिर जाती है। तो वही है, जीडीपी कम है, लोगों की इनकम कम है, तो इसी लो इनकम और लो ग्रोथ वाले जाल के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी फंस चुकी है। समझ में आ गया? इसी के साथ में देखो एक चीज और थी, एक तो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये हम लोगों ने देख लिया, साथ में है सेक्टोरल चेंजेस। जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल और टर्शरी सेक्टर पर शिफ्ट करते हैं ना, उसे हम सेक्टोरल चेंजेस बोलते हैं। देखो यहां पर तो है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, कि कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी के अंदर, और ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स। ध्यान से देखना, अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पर 43% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, 32% लोग सर्विस सेक्टर में यानी कि टर्शरी सेक्टर में, और लास्ट में आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। लेकिन अगर हम इन तीनों सेक्टर्स के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है टर्शरी सेक्टर, सेकंड नंबर पर इंडस्ट्रियल सेक्टर और थर्ड नंबर पर एग्रीकल्चर सेक्टर। बहुत ही खराब चीज है, 43% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही है, लेकिन इसी एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे कम है। ऐसा होना चाहिए ना, जिसमें पॉपुलेशन ज्यादा काम कर रही है उसी सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पर गड़बड़ है। इतनी परसेंट पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे कम है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट देखने मिलता है। चाइना की बात करें, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन सर्विस सेक्टर में काम कर रही है, सेकंड नंबर पर इंडस्ट्रियल सेक्टर और थर्ड नंबर पर एग्रीकल्चर सेक्टर। वैसा ही है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सर्विस सेक्टर का है, सेकंड नंबर पर इंडस्ट्रियल सेक्टर का और थर्ड नंबर पर एग्रीकल्चर सेक्टर का। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में है, सेकंड नंबर पर सर्विस सेक्टर इंडिया की तरह, थर्ड नंबर पर टर्शरी सेक्टर। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है, सेकंड नंबर पर एग्रीकल्चर सेक्टर का, थर्ड नंबर पर इंडस्ट्रियल सेक्टर का। वही सब कुछ आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, सारी चीजें वही लिखी हैं। एक इंपॉर्टेंट बात है कि कहीं ना कहीं इंडिया और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हमारा सर्विस सेक्टर यानी कि टर्शरी सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है। हम लोग डायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर से टर्शरी सेक्टर पर शिफ्ट कर गए, सर्विस सेक्टर पर शिफ्ट कर गए, कहीं ना कहीं हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को पीछे छोड़ चुका है। हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है। चाइना के केस में ऐसा नहीं है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा है, लेकिन इंडिया का और पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत पीछे है, इट इज लैगिंग बिहाइंड। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, थर्ड इंडिकेटर आता है इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। पीछे देखा था ना हम लोगों ने, 3 है, तो देखो यहाँ पर कुछ चीजों के बेसिस पर हम तीनों देशों को कंपेयर करेंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑन एन एवरेज एक इंसान कितना जीता है, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। अडल्ट लिटरेसी रेट, कितने अडल्ट पढ़े लिखे हैं, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, जितना कम हो उतना अच्छा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बच्चे के जन्म से लेकर 1 साल का बच्चा होता है उसके बीच में अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, जितना कम हो उतना अच्छा है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, बच्चे को जन्म देते टाइम पर, डिलीवरी के टाइम पर जो मदर की डेथ होती है उसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, जितना कम हो उतना अच्छा है। परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन, जिन्हें प्रॉपर नरिशमेंट, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, जितना कम हो उतना अच्छा है। ऐसी पॉपुलेशन जिन्हें प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज मिल रही हैं, जितना अच्छा हो उतना अच्छा है। प्रॉपर पानी मिल रहा है, साफ वाटर मिल रहा है, ये जितना अच्छा हो उतना अच्छा है। परचेजिंग पावर पैरिटी, लोगों के हाथ में पैसा है कि वो चीजें खरीद सके, परचेजिंग पावर है, ये जितना हायर हो उतना अच्छा है। तो इन सब चीजों के बेसिस पर हम तीनों देशों को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा नंबर 1 पर चाइना है, नंबर 2 पर इंडिया है, नंबर 3 पर कौन है, पाकिस्तान है। तो देखो इसमें कुछ कुछ चीजें याद रखनी है, पूरा याद नहीं रखना। सबसे पहले है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि वैल्यू। अब ये जो वैल्यूज दे रखी है ना हमें, इनका आंसर 0 से 1 के बीच में आता है। नंबर 1 पर चाइना है 0.7, नंबर 2 पर इंडिया है 0.6 और नंबर 3 पर हमारे पास में पाकिस्तान आता है 0.5। समझ में आ गया? फिर एक ही रैंक याद रखना, रैंक ऑन द बेसिस ऑफ HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। हर देश को रैंक दी जाती है, चाइना की रैंक सबसे सही है,
इन तीनों में आपस में कंपेयर करें तो 87th है, इंडिया की रैंक 138th है और पाकिस्तान की रैंक 154th है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख लो, चाइना में लोग ज़्यादा जीते हैं, सेकंड नंबर पर इंडिया है, थर्ड नंबर पर पाकिस्तान है। एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, वहाँ पर बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, इंडिया सेकंड नंबर पर है, पाकिस्तान थर्ड नंबर पर है। ग्रॉस पर कैपिटा इनकम भी चाइना की सबसे ज़्यादा है, इंडिया की उससे कम है, पाकिस्तान की सबसे कम है। ऐसी पॉपुलेशन जो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही है, तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, सेकंड नंबर पर इंडिया, थर्ड नंबर पर चाइना। तो अगर आप हर चीज़ को देखोगे ना, सारी चीज़ें हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, पीपल यूजिंग बेसिक सैनिटेशन, 75% लोगों को साफ सफाई मिल जाती है, इंडिया में 60%, पाकिस्तान में भी 60%। प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, पीने का पानी 96% पॉपुलेशन को मिल रहा है, इंडिया में 93, पाकिस्तान में 91। तो अगर आप पूरे को देखोगे, नंबर 1 पर कौन चल रहा है? चाइना चल रहा है। नंबर 2 पर चल रहा है हमारा इंडिया और नंबर 3 पर आता है पाकिस्तान। यही कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, वही लिखा है। अगर हम HDI रैंकिंग की बात करें तो सबसे आगे चाइना है, सेकंड नंबर पर इंडिया है, थर्ड नंबर पर पाकिस्तान है। चाइना ने बेटर परफॉर्म करा है इंडिया और पाकिस्तान से हर चीज के अंदर, चाहे वो मोर्टेलिटी रेट हो, चाहे वो सैनिटेशन की बात हो, साफ सफाई की, चाहे न्यूट्रिशन की बात हो, चाहे एजुकेशन और पॉवर्टी की बात हो। एक इंपॉर्टेंट बात देखो, इंडिया के अंदर दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब रहते हैं, इंडिया के अंदर लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर लोग रहते हैं तीनों कंट्रीज में अगर हम कंपेयर करें। हालांकि अगर हम देखें परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, तो ये परसेंटेज पाकिस्तान के अंदर ज्यादा है, इंडिया में कम है, लेकिन इंडिया में फिर भी पुअर लोग ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन कम है, इंडिया की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, इसलिए इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पुअर लोग रहते हैं। समझ में आ गया? सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब देखो, एक छोटा सा टॉपिक और है, लिबर्टी इंडिकेटर्स। लिबर्टी इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें, जैसे हम लोगों ने जो पीछे HDI इंडिकेटर्स अभी देखे, इसके अंदर हम कभी भी लिबर्टी इंडिकेटर्स को इंक्लूड नहीं करते। चाइना सबसे आगे था, सेकंड नंबर पर इंडिया, थर्ड नंबर पर पाकिस्तान। लेकिन अगर हम लिबर्टी इंडिकेटर्स को इंक्लूड करने लग जाए, लिबर्टी इंडिकेटर्स मतलब फ्रीडम, जैसे इंडियंस के पास में राइट टू स्पीच है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास में राइट है कि हम डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमें सरकार का कुछ पसंद नहीं आता तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें चाइना के अंदर नहीं हैं, ये सारी चीज़ें इंडिया में है, चाइना के अंदर नहीं है। लेकिन जब हम HDI इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो उसमें हम कभी भी लिबर्टी इंडिकेटर्स को इंक्लूड नहीं करते। अगर हम इन लिबर्टी इंडिकेटर्स को इंक्लूड कर देना तो नंबर 1 पर इंडिया होगा, नंबर 2 पर चाइना आएगा। समझ पा रहे हो? तो वही लिखा है, लिबर्टी इंडिकेटर्स का मतलब वही है कि हम लोग डेमोग्राफी के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट टू स्पीच है, हमारे पास में डिसीजन मेकिंग का राइट है, हम पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म कर सकते हैं, सरकार में इंटरफेयर कर सकते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सब लोगों को जस्टिस देता है, हमारे जो भी जुडिशरी है वो अंधी है, उसके सामने चाहे प्रेसिडेंट है चाहे प्राइम मिनिस्टर, अगर कोई भी गलत है तो वो उसे सजा देगी। तो वही हमारा रूल ऑफ लॉ एकदम जस्टिस देता है, हम लोगों को एकदम न्याय देता है। ये सारी चीजें चाइना के अंदर नहीं है और इन चीजों को हम HDI रैंकिंग के अंदर इंक्लूड भी नहीं करते। अगर इन्हें हम इंक्लूड करें तो नंबर 1 पर इंडिया आएगा, नंबर 2 पर चाइना आएगा। तो वही हमारा HDI इंडिकेटर्स कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है, क्योंकि उसमें हम लिबर्टी इंडिकेटर्स को इंक्लूड नहीं करते। अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि HDI इंडिकेटर्स इनकम्प्लीट है, इसे एक्सप्लेन करो, तो उसमें आपको यही बातें लिख कर आनी है। एंड करें चैप्टर को एक बेसिक कंक्लूजन के साथ में। सबसे पहले चाइना की बात करते हैं। चाइना में रिफॉर्म्स कब आए? 1978 के अंदर। द रिफॉर्म्स इन चाइना वर डिक्टेटेड बाय द थॉट प्रोसेस। ये जो रिफॉर्म्स आए थे चाइना के अंदर बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर आए थे। चाइना ने रियलाइज करा कि यार जो माओ जेडोंग की स्ट्रैटेजी थी, जो आइडियोलॉजी थी, वो काम नहीं कर रही है, उससे हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो माओ जेडोंग की डेथ के बाद में क्या हुआ? रिफॉर्म्स आए। अब हम लोगों ने पढ़ा था चाइना के अंदर ग्रेट लीप फॉरवर्ड आया था, GLF आया था और ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन आया था। लोगों को बोला गया था कि आप अपने बैकयार्ड्स के अंदर इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करो। एग्रीकल्चर के अंदर कम्यून सिस्टम आया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी सेटअप करे गए ताकि वहां पर लोग पैसा इन्वेस्ट करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। चाइना के अंदर बहुत सारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया और चाइना धीरे धीरे क्या बन गया? एपीसेंटर बन गया मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का, कि चाइना बहुत सारा मैन्युफैक्चर करता है और दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है। चाइना अगर कहीं पर भी पैसा लगाता है
है तो उससे पहले करता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कि भाई कॉस्ट कितनी आ रही है और इस चीज से हमें बेनिफिट यानी कि फायदा कितना मिलेगा। समझ में आया। फिर हम लोगों ने पाकिस्तान की बात करी। पाकिस्तान इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स, पाकिस्तान में रिफॉर्म्स आए 1988 के अंदर, लेकिन रिफॉर्म्स के बाद में भी पाकिस्तान की इकोनॉमी ऊपर नहीं उठी, उल्टा डाउन ही गई। देखो रिफॉर्म से पहले 1960s की मैं बात कर रही हूँ, परसेंटेज ऑफ पुअर लोग कि पाकिस्तान में कितने लोग गरीब थे, 40% लोग पुअर थे। रिफॉर्म से पहले 25% लोग पुअर थे, लेकिन रिफॉर्म्स के बाद में पुअर लोगों का परसेंटेज पाकिस्तान में डिक्रीज होने की बजाय उल्टा इंक्रीज हो गया। जीडीपी ग्रोथ रेट वाज लोएस्ट इन 1990। रिफॉर्म्स के बाद में 1990s के अंदर जीडीपी की ग्रोथ रेट सबसे कम थी पाकिस्तान के अंदर। थोड़ा बहुत जो ग्रोथ हुई वो 2017-18 के अंदर हुई थी, 5.5% से जीडीपी इंक्रीज हुआ। मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल और टर्चरी सेक्टर का भी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हुआ था सिर्फ 2017-18 के अंदर। ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी हमेशा डाउन ही गई है। रीजन वही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कोई इंस्टीट्यूशनल चेंजेस नहीं आए, कोई इरिगेशन फैसिलिटीज वगैरह डेवलप नहीं करी गई, कोई कैनाल्स वगैरह नहीं बनाए गए, तो एग्रीकल्चरल आउटपुट हमेशा कम रहा है पाकिस्तान का। एक्सपोर्ट्स हमेशा कम रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा दूसरे देशों से पैसा बोरो करता रहता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से पैसा बोरो करता रहता है। पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा इंडस्ट्रियल बेस भी डेवलप नहीं करा, हैवी गुड्स की इंडस्ट्रीज बहुत कम है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी हमेशा डेट ट्रैप में ही फंसी रहती है। पुराना कर्जा चुकाने के लिए नया कर्जा लेती है, फिर इस कर्जे को चुकाने के लिए एक और नया कर्जा लेती है। तो इस तरह से इकोनॉमी हमेशा बोरोइंग्स में बैठी रहती है। वही लिखा है आगे, उसी को एक्सप्लेन करा है कि पाकिस्तान में गरीबी दोबारा देखने को मिल रही है। इंडिपेंडेंस से ही अगर हम बात करें, पाकिस्तान लार्जली रिलाइड ऑन द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। शुरू से पाकिस्तान ने अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करा है फॉरेन कंपटीशन से। ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की जो जीडीपी है, जो ग्रोथ रेट है, वो हमेशा डाउन ही रहा है। रिफॉर्म्स आए 1988 के अंदर टू शिफ्ट द इकोनॉमी फ्रॉम क्लोज्ड इकोनॉमी टू ओपन इकोनॉमी, और रिफॉर्म्स के बाद में पाकिस्तान की इकोनॉमी को इंडिया की तरह क्लोज से किस में शिफ्ट करा गया, ओपन इकोनॉमी में, कि अब पाकिस्तान खुलकर एक्सपोर्ट भी करेगा, खुलकर इंपोर्ट भी करेगा। शुरुआत में रिफॉर्म्स का बेनिफिट मिला, लेकिन धीरे धीरे पाकिस्तान की इकोनॉमी दोबारा से उसी पॉवर्टी मोड के अंदर चले गई, गरीबी वाले मोड में चले गई। वही रीजन है 2011 के अंदर इंडिया और चाइना का तो जीडीपी ग्रोथ रेट थी 8.4% और 9.5%, लेकिन पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट थी सिर्फ और सिर्फ 2.6%। यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ ऐसे ही बता रही हूं। कारण क्या है, पाकिस्तान ने वही है, एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं लाए, कोई इरिगेशन फैसिलिटीज वगैरह डेवलप नहीं करी, कुछ नहीं करा। पाकिस्तान हमेशा दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहता है कि कहीं से कोई डोनेशन और ग्रांट्स मिल जाए, रेमिटेंसेस मिल जाए, किसी भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, चाहे वो वर्ल्ड बैंक है, IMF है, उनसे पैसा बोरो करता रहता है। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स भी बहुत कम है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कभी भी सरकारें वहां पर गिर जाती हैं, करप्शन बहुत ज्यादा है, और पाकिस्तान डिफेंस पर पैसा ज्यादा खर्च करता है, यहां अटैक कर दे, वहां अटैक कर दे, इस चीज पर पैसा ज्यादा खर्च करता है, अपनी कंट्री के डेवलपमेंट पर पैसा कम खर्च करता है। दिस इज द रीजन आज पाकिस्तान की इकोनॉमी एकदम डाउन जा चुकी है। और लास्ट है इंडिया। तो इंडिया की परफॉर्मेंस कोई ज्यादा खास अच्छी भी नहीं रही, कोई ज्यादा खास बुरी भी नहीं रही। चाइना से पीछे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान से बहुत आगे हैं। जीडीपी ऑफ पाकिस्तान, अगर हम पाकिस्तान के जीडीपी की बात करें तो पाकिस्तान का जीडीपी इंडिया के जीडीपी का सिर्फ 11% है, और इंडिया का जीडीपी चाइना के जीडीपी का सिर्फ 41% है। तो चाइना नंबर 1, सेकंड नंबर पर इंडिया, थर्ड नंबर पर पाकिस्तान। इंडिया इज फार बिहाइंड चाइना, हम चाइना से कई ज्यादा पीछे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की पॉलिटिकल विल बहुत कम है। सरकार कोई खास एफर्ट नहीं डालती, अगर सरकार कोई चेंजेस करना भी चाहती है तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लोग आवाज उठाते हैं, उस चीज को लागू ही नहीं होने देते। Also, India is far behind China in exercising its enforcement drive. We lag behind in enforcement of political programs as compared to China. अगर चाइना में सरकार कोई प्रोग्राम लेकर आती है तो वो प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होता है, लेकिन इंडिया में कोई भी प्रोग्राम्स अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाते। यहाँ पर वही है, हिंदू मुस्लिम चल जाता है, ये चीज हिंदुओं के अगेंस्ट है, ये चीज मुस्लिम्स के अगेंस्ट है। इन चीजों को आधार बनाकर लोग लड़ने लगते हैं, सरकार को पॉलिसीज प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट ही नहीं करने देते। द रीजन इज दैट इंडिया फॉलोज अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, क्योंकि हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है, हर कोई आवाज उठा सकता है, डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सकता है। बट सही है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस कहीं ना कहीं जो चाइना में
सिर्फ और सिर्फ सरकार की चलती है, उससे कई ज़्यादा बेटर है। हम खुलकर अपनी बात बोल सकते हैं, राइट टू स्पीच है, हम डेमोक्रेसी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वही है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस इज ऑलवेज बेटर, कहीं ना कहीं ये हमेशा सबसे बेटर है, क्योंकि यहाँ पर सिटीजन्स को फ्रीडम मिलती है, कहीं ना कहीं लोगों का सोशल वेलफेयर होता है। विद दिस इंडियन इको का पूरा कोर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया 9 दिन के अंदर अंदर। अब कल हमारी स्ट्रैटेजी का लास्ट डे है, कल हम लोग हमारी पूरी बुक का रिवीजन करेंगे। हम लोग रिवीजन करके करें उससे पहले ये मेक श्योर करना आप लोग इस 9 दिन की सीरीज को अच्छे से एक बार फॉलो कर लो, पूरी सीरीज देख लो ताकि रिवीजन करने में मजा आए। सो आई विल सी यू टुमारो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करना और कॉमेंट करके बताना कैसा लगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय।